स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हम सब ने सुना है डर के आगे जीत है, पर क्या सच में डर के आगे जीत होता है? क्योंकि अगर आप वो एक्सटिंक्ट बर्ड डोडो हो, देन वी विल अंडरस्टैंड कि fear was the only reason and among the reasons why the dodo went extinct. Hello and welcome to Study IQ IAS. My name is Bhuvan Apurva Jha and in this video हम नज़र डालेंगे एक हाल फिलहाल के एक मेजर डेवलपमेंट पे, जहाँ पे कहा गया कि वो एक्सटिंक्ट फ्लाइटलेस बर्ड डोडो मे बी इट कुड बी मेकिंग अ कमबैक. इट कुड बी अ केस ऑफ द डोडो रिटर्न्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. मीनवाइल अगर आपको ये PDF ऑफ द एंटायर लेक्चर अपलोड करना है और एक्सेस करना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो भुवन स्टडी IQ के नाम से आपको मिल जाएगा. यू कैन जस्ट गो ahead and scan this for yourself. Right, let's get started. But before we understand about this de-extinction of the dodo, ये डोडो का from the dead एक comeback जो होने वाला है, उससे पहले हम समझते हैं कुछ basic facts इस bird के बारे में. First things, dodo is an extinct flightless bird endemic to the island of Mauritius. यहाँ पे आप देख रहे हो दो तीन की वर्ड्स जो आपको समझना जरूरी है. पहला चीज extinct मतलब अब वो पाया नहीं जाता है, flightless मतलब वो उड़ नहीं सकता, एंड थर्ड इज द टर्म एंडेमिक. एंडेमिक का अर्थ क्या होता है वी विल डिस्कस इन द वीडियो गोइंग फॉरवर्ड. अगर हम इसी तरह के दूसरे फ्लाइटलेस बर्ड्स की बात करें, फॉर एग्जांपल आपका एक बर्ड है कीवी जो कि एंडेमिक है न्यूजीलैंड के. ओके, सिमिलरली यू फाइंड ऑस्ट्रिच जो आपके सवाना या सहेल रीजन ऑफ अफ्रीका में पाया जाता है. सिमिलरली यू फाइंड एमू विच यू फाइंड इन ऑस्ट्रेलिया. ओके, एंड देन यू फाइंड द पेंगुइन जो कि ऑब्वियसली हम और आप जानते हैं कि ये मेजरली साउथ पोल के पास मिलता है. पर आप देखोगे कि एक ऐसा पेंगुइन स्पीशीज भी है जो कि एंडेमिक है और जो इक्वेटर के नॉर्थ पे पाया जाता है, विच इज इन द गैलापागोस आइलैंड्स. तो उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली एंडेमिक. एंडेमिक इज अ स्पीशीज दैट इज फाउंड इन अ सिंगल ज्योग्राफिकल लोकेशन, मतलब वो उसका ओरिजिनल जगह है. पर अभी आप अगर स्टूडेंट हो तो आपने सुना होगा फॉर एग्जाम्पल नेटिव स्पीशीज वर्सेस एंडेमिक स्पीशीज. तो डिफरेंस क्या है? सो लेट्स अंडरस्टैंड इट इन द मोस्ट से बेसिक फैशन. नेटिव स्पीशीज क्या होता है? ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड नेटिव स्पीशीज नाउ. नेटिव स्पीशीज वो सारे रीजंस, वो सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो एक एरिया में आपको मिलेंगे बिकॉज ऑफ अ नेचुरली ऑकरिंग फिनोमिनन. मतलब वो जनरल एवोल्यूशन के प्रोसेस में वो वहां पे डेवलप होते हैं और इवॉल्व होते हैं. सो दैट इज अ नेटिव स्पीशीज. ओके, नाउ दे मे नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी टाइप ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और इंटरवेंशन. ओके, वो एक नेचुरल एवोल्यूशनरी प्रोसेस का हिस्सा है. पर उसी अगर सेंस में हम आगे बढ़े तो एंडेमिक स्पीशीज क्या होते हैं फिर? वेल, एंडेमिक स्पीशीज देयर इज वन माइनर डिफरेंस. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज that an endemic species is also a type of a native species. ये एक सब स्पीशीज मान सकते हो आप. एक नेटिव स्पीशीज अगर एक बड़ा वेन डायग्राम है तो उसके अंदर एक छोटा डायग्राम है, वो है एंडेमिक स्पीशीज. ओके, एंड व्हाट यू फाइंड इज दैट माय एंडेमिक स्पीशीज आर फाउंड इन सर्टेन एरियाज ओनली. ओके, नाउ दे कैन बी ईदर आइसोलेटेड आइलैंड्स. ठीक है, और आप देखोगे कि एक परफेक्ट कंडीशन डेवलप होना चाहिए ताकि मेरे एंडेमिक स्पीशीज डेवलप हो सके. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने आपको अभी बताया कि गैलापागोस पेंगुइन, राइट, ये देखोगे कि ये आपका एंडेमिक है गैलापागोस आइलैंड का, विच मींस सर्टेन कंडीशंस हैव फॉलन इनटू प्लेस. वो सारे राइट कंडीशंस डेवलप हुए हैं ताकि आपको एक पेंगुइन मिलता है जो कि साउथ पोल के पास शायद उपलब्ध नहीं है, शायद पाया नहीं जाता है. वंस यू हैव अंडरस्टूड कि चलो भाई ये है एग्जैक्टली हमारा से the basics of the bird dodo. Now let's go forward and understand about where it is found. तो जैसे मैंने आपको बताया वो मॉरिशस के आइलैंड का एंडेमिक है. अगर मॉरिशस की हम बात करें तो you will find that this is a tiny island that is situated in the Indian Ocean east of, well, what is this island? Very quickly my friends, अगर आप ये पहचान पाते हो ये आइलैंड, you will know that this is the island of Madagascar. Okay, सो ईस्ट ऑफ मैडागास्कर. और अगर आप ज्योग्राफी के दौरान आपने सुना होगा ये सारे आइलैंड्स का नाम मैस्करीन आइलैंड्स. जब हम इंडियन मॉनसून की बात करते हैं तो मॉनसून के से परिप्रेक्ष्य में
मैस्करीन आइलैंड्स होल्ड अ लॉट ऑफ वैल्यू, और मॉरिशस का आइलैंड मैस्करीन आइलैंड्स का एक पार्ट है. Okay, you also find that from the current affairs perspective, the Chagos archipelago dispute, correct? इस आर्किपेलागो का डिस्प्यूट मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच काफी दिनों से चल रहा है. Okay, now ideally what you found was that because this is an island in the middle of nowhere, इसलिए यहां पे जो प्लांट लाइफ है, जो एनिमल लाइफ है, वो थोड़ा सा एडजस्ट करती है. अब कैसे एडजस्ट करती है? पहले तो आपको ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि ये फ्लाइटलेस बर्ड्स आखिरकार डेवलप कैसे होते हैं. तो इन द केस ऑफ माय बर्ड ऑफ इंटरेस्ट डोडो, हम ये देखते हैं कि जो आइसोलेटेड आइलैंड्स होते हैं वहां का एवोल्यूशनरी प्रोसेस मेनलैंड के मुकाबले थोड़ा अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ डोडो, व्हाट वी फाइंड इज दैट इन द आइलैंड ऑफ मॉरिशस, वहां पे उसके कोई प्रेडेशंस नहीं थे, कोई प्रेडेटर नहीं था. प्रेडेटर और प्रे रिलेशनशिप अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल टाइगर हिरन को खाता है, तो टाइगर है प्रेडेटर और हिरन बन गया मेरा प्रे. सिमिलरली आप देखोगे कि मॉरिशस के आइलैंड में वहां डोडो का कोई प्रे नहीं था. तो एवोल्यूशन के प्रोसेस से उसको कुछ एडेप्टेशंस इवेंचुअली मिली. उनमें से एक था द इनएबिलिटी टू फ्लाई. क्योंकि वो जरूरत नहीं थी, इसलिए वो एवोल्यूशन ने उसको वो एबिलिटी दिया ही नहीं. सिमिलरली अगर आप लोगों ने कभी नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी वगैरह खोल के देखा होगा तो आपने देखा होगा लार्ज से रेप्टाइल्स और लार्ज एम्फिबियंस दैट आर फाउंड इन पर्टिकुलर आइलैंड्स. थिंक ऑफ द मूवी एनाकोंडा. ओके, ऑब्वियसली वहां पे थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है, बट यू विल अंडरस्टैंड दैट सर्टेन स्पीशीज इन माय आइलैंड्स आर डिफरेंट एज कंपेयर्ड टू द सिमिलर स्पीशीज दैट मे बी फाउंड इन द मेनलैंड. Okay, so let's understand कि why does that happen. First thing what you find is कि वहां पे plant life का limited dispersal होता है. एरिया कम है, मतलब आपका डिस्पर्सल कम होगा, मतलब आपका इंटरैक्शन विद आउटसाइड स्पीशीज या इंटरैक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड लिमिटेड है. तो आपका एवोल्यूशन भी उसी दायरे में होना है. सिमिलरली हम देखते हैं कोलोनाइजेशन, वो भी लिमिटेड होता है. क्यों? क्योंकि एरिया लिमिटेड है, आपका इंटरैक्शन विद आउटसाइड वर्ल्ड लिमिटेड है. इसी वजह से आप देखोगे कि एक बायोलॉजी में एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं फॉस्टर्स रूल. फॉस्टर्स रूल अगेन, इसका कहना क्या है कि बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस योर लार्ज मैमल्स दे स्टार्ट टू बिकम स्मॉल. क्यों? क्योंकि इवेंचुअली फूड अवेलेबिलिटी कम है, एरिया कम है, और आपके स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं वो बड़े होने लगते हैं साइज में. क्यों? क्योंकि प्रेडेटरी इंस्टिंक्ट या प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश ही नहीं हो रहा है. राइट? सो विच इज व्हाट यू फाइंड कि कुछ एनिमल्स हमारे बहुत बड़े हो जाते हैं और कुछ एनिमल्स बहुत छोटे हो जाते हैं. तो यू फाइंड समथिंग लाइक जाइजेंटिज्म, ड्वार्फिज्म इन आइलैंड्स. सिमिलरली अभी तक आप समझ गए होंगे, क्योंकि मॉरिशस में डोडो को खाने वाला कोई प्रजाति नहीं था, इसलिए डोडो को एक फ्लाइट एबिलिटी नेचर ने प्रोवाइड नहीं किया. एवोल्यूशन के सीक्वेंस में उसे वो मिला ही नहीं. इसलिए आप देखोगे दैट यू आल्सो फाइंड फ्लाइटलेस बर्ड्स इन पर्टिकुलर आइलैंड्स. नाउ once again what you realize is that these are the adaptations that the animals or the plants that are getting. But at the same time जो एंडेमिज्म की बात है, वो राइट कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं ताकि एक पर्टिकुलर स्पीशीज वहां फल फूल सके, वो आपके आइलैंड्स में आपको ज्यादा मिलता है. जब आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तब अब हम आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं द कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन. रिमेंबर फ्रेंड्स, हमने ये डिस्कशन शुरू किया था कि डर के आगे जीत है. क्या सच में डर के आगे जीत है? क्योंकि अगर आप कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन की बात करोगे डोडो की, तो आप देखोगे कि उसका ये लैक ऑफ फियर, ये ना डरने का स्वभाव उसके लिए बहुत ही हार्मफुल साबित होता है. व्हाट हैपेंस? लेट्स लुक एट इट. पहला चीज क्या आपको जानना है कि डच सेलर्स अराइव्ड इन 1598 इन मॉरिशस. इसके पहले अरब्स आए थे, ओके, मॉरिशस में. इसके पहले फ्रेंच भी आए थे मॉरिशस में, पर वो वहां सेटल नहीं किए. सबसे पहला सेटलर्स आए मॉरिशस में हमारे डच. साथ ही साथ उनके पेट्स आए. उन्होंने नए इन्वेसिव स्पीशीज अपने साथ लाए अपने बोट्स में. रैट्स होंगे, ओके, आपके पिग्स होंगे, डॉग्स होंगे, कैट्स होंगे.
इवेंचुअली ये सारे नए नए स्पीशीज जिन्हें अब हम कहेंगे इन्वेसिव स्पीशीज। क्यों? क्योंकि ये आके मॉरिशस आइलैंड का पूरा इकोसिस्टम इन्होंने बिगाड़ दिया। एट द सेम टाइम व्हाट यू फाइंड कि हमारा डोडो जो नासमझी या मे बी एवोल्यूशन के प्रोसेस से, क्योंकि उसे डर नहीं लगता था, तो वो हमेशा इंटरैक्शन ढूंढता था। तो इसलिए आप देखोगे कि ये इन्वेसिव स्पीशीज और ये लैक ऑफ एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन, जिसे हम लैक ऑफ फियर कह रहे हैं, इसके चलते ये एनिमल्स और ये ह्यूमंस के लिए डोडो और डोडो के एग्स को मारना काफी आसान था। Because of this reason, what you find is that eventually the number of dodo was starting to get threatened. उनका नंबर कम होते जा रहा था। पर क्या उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल फास्ट था? क्योंकि अगर मान लीजिए हंटिंग ज्यादा हो रही है या उनके एग्स ज्यादा खाए जा रहे हैं, तो अगर रिप्रोडक्टिव साइकिल फास्ट होगा तो आप उनके नंबर को फिर से मैच कर पाओगे। बट दैट ऑल्सो वॉज नॉट द केस। वट यू फाउंड वॉज दैट दे हैड लिमिटेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। देखिए इनका, दे हैड स्लो रिप्रोडक्टिव रेट, मतलब एक साइड पे आपका नंबर जल्दी घट रहा है और जो वापस रिफर्बिश होना चाहिए, जो सप्लाई आना चाहिए, वो स्लोली आ रही है। इसकी वजह से व्हाट यू फाइंड इज दैट इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डोडो का नंबर कम होते गया और ये बहुत जल्दी हुआ। जैसे आप देखिए 1598 में डच आए और लास्ट साइटिंग 1662 का है, मतलब ये पूरा जो सीक्वेंस है इन लेस देन 100 years फिनिश हो गया। Which is why what you find is that the extinction of the dodo is one of the first examples of a species going extinct because of anthropological intervention. Okay? Now once you have understood this, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि हम ये जो de-extinction की बात कर रहे हैं, कि अब ये extinct animal को हम फिर से एक एनिमल का रूप देंगे, वो हम कैसे करेंगे? What is the science behind it? So let's understand. To bring back an extinct species, आपको चाहिए उसका कंप्लीट जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड मतलब आपको इवेंचुअली उसका कलर ऑफ द हेयर, उसका प्लूमेज, उसका विंग्स, उसका फेदर, उसका पैर, उसका डिजीजेस, सब कुछ आपको कोड करना है। तो साइंटिस्ट्स ने ये कोड करना शुरू किया, साथ ही हेल्प लिया जेनेटिक कोड ऑफ 2 more species, okay, which are considered to be the cousins of the dodo. एक जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका है, जिसे हम कहते हैं रोड्रिगेज सॉलिटेयर, ये पाया जाता था आपका गैलापागोस आइलैंड में। ओके, वहां पे ये ऑब्वियसली एक्सटिंक्ट हो चुका है, पर इसका जेनेटिक सीक्वेंस अवेलेबल है साइंटिस्ट्स के पास। और मोर इंपॉर्टेंटली फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, आपको ये जानना जरूरी है कि एक पर्टिकुलर बर्ड वैरायटी है हमारे अंडमान एंड निकोबार में जो पाया जाता है, जिसका जेनेटिक कोड यूज किया जा रहा है फॉर ब्रिंगिंग बैक द डोडो, और उस बर्ड का नाम है द निकोबार पिजन। द निकोबार पिजन डोडोज कजन, नियर थ्रेटेंड है IUCN के रेड लिस्ट में, और इसका भी आपने जेनेटिक सीक्वेंसिंग कर लिया है। उसके बाद हमने निकाला प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। सुनने में बहुत बड़ा शब्द है, सिंपल शब्दों में मैं बताऊं तो ये एक प्रिकर्सर होता है एक स्पर्म और एक एग का। ऐसा समझ लीजिए कि बिफोर अ स्पर्म एंड एग गेट फॉर्म्ड, फर्स्ट यू हैव द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स दैट गेट फॉर्म्ड। तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। मतलब फ्रॉम द साइंस पर्सपेक्टिव, इन थ्योरी वी हैव ऑल दैट वी रिक्वायर टू मेक अ डोडो कम टू लाइफ। ओके, तो ये PGCs जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, ये इनको हम एडिट करेंगे और उसके बाद हम डालेंगे इनको एक स्टेराइल चिकन और रूस्टर के अंदर, जहां से इन थ्योरी जो प्रोजेनी निकल के आएगा वो एक डोडो होगा। करेक्ट? सो दिस इज द साइंस that is simplified for you in this video by Study IQ as to how a dodo will be brought back from the dead. Okay? और ये sterile chicken और rooster, इनको हम कहेंगे interspecies surrogates, because again हम एक नई species जो already लुप्त हो चुका है उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। Once you have understood this, more importantly, the Nicobar pigeon must be an important concept for you. वो हम discuss करेंगे, but before that, very quickly let me inform all those of you who are preparing for the civil services. The SIP Plus Success in Prelims Plus program by Study IQ, that is going live. Already batches are underway. और अगर आप समझ पाते हैं the way we communicate here, the focus on concepts, more importantly अगर आप मेरे videos follow करते हो, I always make sure I leave you with a question
विच इज अगेन द क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी फॉर अ स्टूडेंट। यही दो चीज जाके आपके एग्जामिनेशन में काम आते हैं, आपका नॉलेज बेस और आपका क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी। एंड विच इज वाई द SIP Plus program is of utmost relevance to any serious candidate। 50 डेली सवाल आपको दिए जाएंगे, टॉपिकल सवाल, साथ में फुल लेंथ टेस्ट्स इन GS, CSAT, आपको बुक्स प्रोवाइड किए जाएंगे इन PDF फॉर्मेट, ऑल ऑफ दैट कमिंग टू यू as you prepare for the civil services prelims examination in May 2024। use the code BA live so that you get allotted to my batch, और फिर हम और आप साथ में शुरू करेंगे आपके environment की तैयारी, राइट? ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। और अब हम बात करेंगे अंडमान अपने निकोबार पिजन की। ओके, नाउ यू रियलाइज कि निकोबार पिजन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोडो को वापस लाने में इसकी एक अहम भूमिका है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ऑब्वियसली यू ऑल्सो फाइंड देम इन इंडोनेशियन आर्किपेलागो, सोलोमोन्स एंड पलाउ। आप माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया की तरफ पहुंच गए। तो इसका एक वेरीड डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप IUCN के रेड लिस्ट के हिसाब से देखोगे तो ये नियर थ्रेटेंड माना जाता है। ओके, एज कंपेयर टू सी द डोडो, एक्सटिंक्ट, रॉड्रिगेज सॉलिटेयर, एक्सटिंक्ट। ओके, इट इज द ओनली लिविंग कजन ऑफ द एक्सटिंक्ट बर्ड्स लाइक द डोडो, द रॉड्रिगेज सॉलिटेयर ऑफ मैडागास्कर एंड द स्पॉटेड ग्रीन पिजन ऑफ द पैसिफिक आइलैंड्स। ठीक है, which is why this becomes very important for us and obviously for you as you prepare for your examination. Okay, it is classified as nearly threatened, and one more thing that you should be aware of। अब देखिए, ये birds के beaks होते हैं, पर इनके पास चबाने के लिए कुछ नहीं होता है, ग्राइंड करने के लिए कुछ नहीं होता है। तो नेचर ने इनको क्या दिया है? इनके पेट में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एक पत्थर होता है जिसे हम कहते हैं द गिजार्ड स्टोन। और इस पत्थर का वैल्यू क्या है कि ये इनको चबाने में हेल्प करता है, खाने को तोड़ने में हेल्प करता है, which is what you also find in the Nicobar pigeon। Okay, very very important। आप देखोगे कि गिजार्ड स्टोन को काफी वैल्यू है, काफी डिमांड है as jewelry in various markets। Okay, so this is the Nicobar pigeon। Now let's go ahead and understand the challenges to de-extinction। क्योंकि ठीक है, हमने डिस्कस किया the history कि कैसे साइंस होगा, but then let's understand the connotations। क्या issues arise हो सकती है? सबसे पहला, will the gene edited version be a dodo or a dodo-esque creature? क्योंकि let's go back now, हमारा डोडो एक्सटिंक्ट क्यों हुआ था? क्योंकि आपका उसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुआ, लोग आए, साथ में एनिमल्स लाए, रॉडेंट्स लाए, और उन्होंने जाके डोडो को मार दिया, उन्होंने डोडो को एक्सटिंक्ट कर दिया। क्या आज वो सिचुएशन बदला है? नहीं। तो आज अगर आप डोडो को लेके आते हो, पहली बात, क्या वो सिर्फ एक थ्योरी में डोडो होगा, या विल इट बी एन एक्चुअल रेप्लिका ऑफ द डोडो दैट एग्जिस्टेड? एंड बाय रेप्लिका मैं कहना चाह रहा हूं, क्या उसका बिहेवियर भी वैसा ही होगा, या सिर्फ देखने में डोडो होगा वो? दूसरा, क्या हमने ये सोचा है कि आज के टाइम जब हम उसको वापस मॉरिशस में इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या चीजें बदली हैं? एब्सोल्युटली नॉट। आज भी और भी प्रेशर्स हैं, और एंथ्रोपोलॉजिकल प्रेशर्स हैं, और नए स्पीशीज आ चुके हैं। और हमको पता है कि नेचर ने डोडो को, क्योंकि उसको डर नहीं लगता था, तो उसको विंग्स नहीं दिए। तो ये क्या एक्सरसाइज एक लूजिंग कॉज के लिए है? क्योंकि इवेंचुअली वो नया डोडो जिसको आप इंट्रोड्यूस करोगे उसको भी शायद वही प्रॉब्लम्स का, चैलेंजेस को सामना करना पड़ेगा। करेक्ट। नंबर 3, इकोलॉजिकल नीश। नीश का अर्थ ही होता है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज का फंक्शनल रोल इन एन एरिया। ओके, तो आज हमें ये नहीं पता, क्योंकि अगेन ये बात है 1700s की, तो वी आर नॉट फुल्ली अवेयर ऑफ द रोल दैट अ डोडो प्लेज इन द इकोसिस्टम ऑफ मॉरिशस। वो इंफॉर्मेशन जाने बगैर अगर आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हो, दैट इज डूम्ड टू फेल। ओके, लेट्स लुक एट इट। रिसोर्स एलोकेशन। नाउ दिस इज अगेन मेजर चैलेंज, क्योंकि एक साइड पे बहुत पैसे आप खर्च रहे हो टू ब्रिंग बैक द डोडो फ्रॉम द डेड। सम पीपल विल आस्क वेदर वो जो पैसे आप लगा रहे हो डोडो को वापस लाने में, कैन यू नॉट यूज इट फॉर सेविंग द एग्जिस्टिंग इंडेंजर्ड स्पीशीज? सो रिसोर्स एलोकेशन का भी एक मॉरल कॉनोटेशन है यहां पे। एंड फाइनली आप देखोगे द एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, दैट देयर इज एन एथिकल कॉन्सिक्वेंस टू इट, क्योंकि आप एक एवोल्यूशन के प्रोसेस को अंडू करना चाह रहे हो। इवेंचुअली आप देखोगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे आपका एवोल्यूशन चलता है। डोडो वाज अनफिट,
which is why it went extinct. Are you trying to play God? Is the humanity looking to play like a god by bringing back a species and undoing the process of evolution? Right? So these are the major challenges that are expected to come up and that I want you to identify and appreciate. Okay? चलिए, जैसे मैंने आपको कहा था, हर वीडियो के अंत में मैं आपके लिए लाता हूं सवाल ताकि आपका टाइम एक आउटकम बेस्ड लर्निंग की तरफ हो. So let's look at question number 1. Mauritius lies to the east of Madagascar. Mauritius is a part of Mascarene Islands. The dispute over Chagos Archipelago involves Mauritius and France. आप हमें बताएंगे इनकरेक्ट आंसर कौन सा है. और क्वेश्चन नंबर 2, लैक ऑफ फियर, लैक ऑफ कैपेसिटी टू फ्लाई, क्लाइमेट चेंज, हंटिंग, इनमें से कौन सा रीजन वो नहीं है जिसके चलते डोडोज एक्सटिंक्ट हो गए. ओके, अगर आपने लेक्चर फॉलो किया होगा, ये बहुत ही आसान सवाल है. आप अपने आंसर्स मेरे लिए नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए. और अगर आप ये पूरे डिस्कशन को अप्रिशिएट और समझ पाए, डू कंसिडर लीविंग मी अ लाइक. All right, my friends, with that I will wrap this up. Go ahead and connect with me on my Instagram channel that goes by the name of Bhuvan Study IQ. अगर कोई भी डाउट हो, I'll be happy to help you out there. Till I see you in the next video. Thanks for watching. Bye. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.